दोस्तों, मैं आर्यन सर, आपका अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में हार्दिक स्वागत है। हम आज प्रयागराज के जो सेकंड पार्ट के बारे में आपको बातें कर रहे थे, तो आज उसको लेकर आए हैं। और जो प्रयागराज प्रथम पार्ट है, इसको आप लोग देखिएगा कि उसमें जो प्रमुख चीज़ें बताई गई हैं और जो प्रमुख स्थल हैं उनके महत्व के बारे में बताया गया है। और अब प्रयागराज को इतने बड़े वीडियो में सम्मिलित करना इतना नामुमकिन चीज़ है कि उसको किया जा सकता है, लेकिन हम भरसक कोशिश भी किए हैं करने की, तो काफ़ी चीज़ें छूट भी गई हैं और उसको सम्मिलित करने का हम भरपूर प्रयास भी किए हैं। तो आप लोग जो भी चीज़ें छूटी हैं उसको आगे कमेंट करिएगा और आगे से हम जो चीज़ें छूटी रहेंगी उसको आगे लेके आएंगे। तो हम आगे देखते हैं कि जो प्रयागराज के बारे में अब कुंभ है, कुंभ के बारे में, कुंभ का महत्व क्या है, उसकी पौराणिकता क्या है, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है और धार्मिक स्थल प्रयागराज में कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं और पर्यटन स्थल कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, ऐतिहासिक स्थल क्या क्या महत्वपूर्ण है। इस ऐतिहासिक स्थल का जो हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री रहे हैं उनसे क्या संबंध रहा है और इस प्रयागराज के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उन पर भी हम हल्की सी चर्चा करते हुए चलेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व या तो जो प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ के रहे हैं तो या तो ये यहाँ से पढ़े हुए हैं या उनका यहाँ से संबंध रहा है या जो भी कार्यक्षेत्र रहा हो उससे ज़रूर संबंधित रहे होंगे वो, इसीलिए इनका संबंध प्रयागराज से बताया जाता है। तो हम अपनी बातों को सीधे अपने टॉपिक पर लेके चलते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को सफल बनाने के लिए हमारी तरफ से आपसे यह उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और लाइक भी करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सब लाभान्वित हों, तभी यह हमारा परिश्रम सफल होगा। तो सीधे चलते हैं कि प्रयागराज। तो अब क्या है, प्रयागराज दुर्ग आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे पहले अब आते हैं प्रयागराज दुर्ग के बारे में। जो चीज़ें छूटी थी उसी के आगे से हम शुरू कर रहे हैं। तो प्रयागराज दुर्ग, अब देखिए, बदायूनी जो अकबर के समकालीन लेखक थे, तो उन्होंने 1575 में जो बताया कि यहाँ पे अकबर आके शहर को घूमे और इस शहर की सामरिक स्थिति को देखते हुए, सामरिक स्थिति का मतलब क्या है कि उन्होंने यह देखा, जो पिछली वीडियो में बताए थे, एक बार हम आपको इस रिवीजन या पुनरावृत्ति भी करा दे रहे हैं कि सामरिक स्थिति क्या है। यहाँ से यह उद्देश्य माना जा रहा है कि तत्कालीन यूपी और बिहार, वर्तमान में यूपी बिहार है, तो यह अफ़गान विद्रोहों से अकबर के समय में काफ़ी प्रभावित था। तो उन विद्रोहों को समाप्त करने के लिए सामरिक स्थिति से यह इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र था कि अकबर ने यहाँ पर एक किले के निर्माण का आदेश दिया और वह किला 1583 में बना दिया गया। तो बताया कौन रहे हैं, बदायूनी, ध्यान दीजिए, बदायूनी किसके समकालीन हैं, तो अकबर के। तो अकबर यहाँ पे दौरा कब किए, 1573 में, ध्यान दीजिए, इस क्षेत्र का दौरा किया और 1583 में किला निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। किला निर्माण, यह ध्यान दीजिए, एकदम बार बार इसको प्रथम वीडियो में भी बताए थे, इसमें भी बता रहे हैं, क्यों यह बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है। अब देखिए, जो यह किला बनाया गया है यह महत्वपूर्ण भागों में बटा हुआ है। अब इसमें जो भाग हैं, इसमें 4 प्रमुख भाग बताए गए हैं। कितने प्रमुख भाग, 4। फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड, फोर्थ। अब देखिए, जो चारों भाग बताए गए हैं, इन भाग में अलग अलग की खासियत क्या है। अब पहले भाग में जो खासियत है, इसमें पहले वाले में 12 भवन बने हैं। कितने भवन, 12 भवन है और प्लस बगीचे बने हैं। ध्यान दीजिए, 12 भवन बने हैं और बगीचे बने हैं। दूसरे भाग में क्या बना है कि बेगमों और शहजादियों हित महल बनाया गया है। किसके किसके हित, बेगम और शहजादियों, शहजादियों आप लोग जानते होंगे, उनके लिए महल बनाया गया है। और तीसरे वाले में जो बनाया गया है, जो प्रमुख शाही परिवार के दूर के रिश्तेदार होते हैं और उनके नौकरों के लिए, क्या, शाही रिश्तेदार, शाही परिवार के जो रिश्तेदार और प्लस उनके रिश्तेदारों की सेवा के लिए जो नौकर, उनके लिए प्रमुख भवन बनाए गए हैं। और चौथे में क्या है कि ये सैनिकों हेतु, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए, यह किले की व्यूह रचना बनाई गई है किस प्रकार से, इतने अच्छे ढंग से सुसज्जित किया गया है कि प्रथम जो भाग है इसमें 12 भवन और बगीचे का निर्माण किया गया है और दूसरे भाग में क्या है, बेगम और शहजादियों के लिए महल बनाए गए हैं। तो कल हम बताए थे कि इस किले में एक जनानी महल करके है, उस जनानी महल को क्या कहा जाता है, जहांगीर महल के नाम से जानते हैं।
नाम देखिए, जनानी महल। जनानी महल, इस जनानी महल को क्या नाम बताए हैं? जहांगीर महल। अब ध्यान दीजिए, यह बहुत पूछता है परीक्षाओं में कि जहांगीर महल को जो इलाहाबाद किले में है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्या बताएंगे कि जनानी महल। और इस किले का कितने भाग में बांटा गया है? तो 4 भागों में। प्रथम भाग में क्या है? 12 भवन और बगीचे बनाए गए हैं। दूसरे भाग में क्या किया गया है? बेगम और शहजादी महल बनाए गए हैं। तीसरे वाले पार्ट में क्या हुआ है? शाही परिवार के जो रिश्तेदार हैं दूर के, उनके और उनके नौकरे हेतु जो नौकर वहाँ पे लगेंगे उनके हित भवन, और चौथे में सैनिकों। इस प्रकार से सैनिक अंतिम भाग में है, तो यह सैनिक किले की रक्षा भी करेंगे और साथ साथ इस किले की जो सामरिक स्थिति है उसको भी बना के रखेंगे। अब देखिए इस किले की अन्य खासियतें क्या हैं। अन्य खासियतों में बनाएंगे कि इसमें झरोखे कितने लगे हैं और कितनी खिड़कियाँ लगी हैं। अन्य प्रमुख जो चीज़ें लगी हैं उसको हम आपको बताएंगे, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार सुन लीजिए कि इसमें लगभग 93 महल बने हुए हैं और लगभग 3 झरोखा लगा हुआ है और 25 दरवाजे हैं। लगभग 277 इमारतें बनाई गई हैं और 1 से 76 कोठियाँ हैं और 77 तहखाने हैं और 20 अस्तबल। अस्तबल आप लोग जानते हैं, जहाँ घोड़ों को बांधकर चारा पानी दिया जाता है उसको अस्तबल कहते हैं। और लगभग इस संपूर्ण जो किला है उसमें 5 कुएँ बनाए हैं। कुएँ आप लोग जानते हैं उस समय पानी के साधन के रूप में प्रयोग होते थे। अब देखिए, आप लोग नहीं जानते होंगे, प्रयागराज में एक प्रमुख स्थान है झूसी में, उल्टा किला। अब इस उल्टा किला को आप लोग कहेंगे कि उल्टा किला कैसे? तो इसके पीछे हम बताएंगे कि इसके उल्टा की कहानी क्या है। तो यह है कहाँ? झूसी नामक स्थान पर। झूसी आप लोग जानते होंगे कि जो वहाँ के स्थानीय हैं या जो लोग वहाँ टहल चुके हैं, उल्टा किला। अब इस उल्टे किले की खासियत यह है कि कहा जाता है कि झूसी के शासक थे हरिबंग। कौन थे? हरिबंग। तो ये जो शासक थे, तो ये जो कार्य करते थे, इनके निर्णय जो आते थे, इनके निर्णय से वहाँ की जनता को काफ़ी नुकसान होता था। अब ये कहानी है या जनश्रुति है, इसको आप जो भी समझें। जो हरिबंग वहाँ के शासक थे, इनके जो निर्णय होते थे उससे जनता को फ़ायदा कौन कहे, नुकसान ही होता था। तो कहा जाता है कि एक बार कोई जो ज्योतिषी ने बोला कि आप यहाँ के जो कार्य करते हैं इससे जनता का नुकसान होता है, यहाँ पे एक श्राप है या जो भी कहिए, तो ये जो आपका संपूर्ण किला है इस पे कभी यह है, इस पे तारा गिरेगा और यह उल्टा हो जाएगा। तो इसी प्रकार समझिए कि इस पे मिर्रिख है। ध्यान दीजिए, कौन सा सितारा इस पे गिरा? मिर्रिख नामक सितारा इस पे गिरा और यह किला तभी से उल्टा हो गया। तो उनके कहे अनुसार या कहानी अनुसार या मिथक जो भी कहें, नाम क्या था उस सितारे का? मिर्रिख सितारा। तो ध्यान दीजिए, सितारे को इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह उल्टा किला है कहाँ पे? झूसी पे। इतना ध्यान देना है। वहाँ के शासक कौन थे? हरिबंग थे। अब मिर्रिख सितारा के कारण यह उल्टा हो गया, ये जानकारी महत्वपूर्ण है। अब आगे देखिए, स्वराज भवन। स्वराज भवन, जो स्वराज भवन, यह इलाहाबाद की लगभग आप कह सकते हैं कि शान है, स्वराज भवन। अब देखिए यह कितना महत्वपूर्ण है, यह बहुत जानने वाली चीज़ है। क्यों इस पे हम बार बार जोर दे रहे हैं? स्वराज भवन। अब स्वराज भवन का मूल नाम आनंद भवन के नाम से जानता है, लेकिन अब इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। निर्माणकर्ता मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू को आप लोग जानते हैं कौन थे? हमारे जो प्रधानमंत्री हुए, प्रथम प्रधानमंत्री, उनके पिता थे मोतीलाल नेहरू। यही निर्माणकर्ता थे और 1930 को यह भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया। कब? 1930 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब इसकी खासियत, अन्य बहुत खासियत है कि यह किला जो हमारी प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उनकी जन्मस्थली है। अब इंदिरा गांधी की जन्मस्थली, अब आप लोग जानते होंगे कि उनका जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म आपको बताएंगे कि जन्मस्थली, तो उनका जन्म महत्वपूर्ण दिवस वह कौन सा था? तो 19 नवंबर। कब? 19 नवंबर सन 1919। ध्यान दीजिए कितना अच्छा तारीख है, 19 19 19, 3 बार 19, बीच में नवंबर।
19 नवंबर सन 1919 को यहाँ इंदिरा गांधी का जन्म हुआ, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज़, वर्तमान में यह संग्रहालय के रूप में संजोया गया है। अब बात आई संग्रहालय की, तो आप लोग ध्यान दीजिए, संग्रहालय के बारे में आगे बताएंगे कि इलाहाबाद का वह कौन सा संग्रहालय है जिसमें हमारे जो प्रमुख क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो पिस्टल थी किस संग्रहालय में रखी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आगे बताएंगे। अब देखिए, जो कांग्रेस उस तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो वहाँ पे इस भवन में उसका हेड क्वार्टर बनाया गया था तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसमें एक बाल भवन है, बाल भवन जो बच्चों के विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को यहाँ पर प्रदान किया जाता था और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते थे। और 1916 में जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी यहीं से शुरू हुई। तो वैवाहिक जीवन की शुरुआत जब 1916 में शादी हुई, तो उनकी वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी हुई। और जो इंदिरा गांधी थी, कौन थी, किसकी पुत्री थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और देखिए, जो 1917 में यूपी में होम रूल लीग आंदोलन हुआ, तो उसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने और सचिव जो महामंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने और जो अध्यक्ष बने वो मोतीलाल नेहरू जी बने। और 1920 में जो ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट हुआ, वह यहीं से संचालित हुआ। और संविधान लिखने हेतु जो भारत के संपूर्ण पार्टियों का सम्मेलन हुआ, जो इसके बाद है ऑल पार्टी सम्मेलन, तो वह यहीं आनंद भवन में हुआ। अब आनंद भवन का निर्माण कब किया गया था, ये आप लोग बताएंगे। हम ये बता दिए हैं कि 30 में यह राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो यह निर्माण कब किया गया। अब देखिए, आगे बताएंगे कि इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है, जिसको हम लोग कहते हैं माननीय उच्च न्यायालय, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब देखिए, उच्च न्यायालय ये था पहले कहाँ, अब है कहाँ, ये आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप जानते होंगे तो आप बताएंगे कि लखनऊ में, लेकिन नहीं, लखनऊ में इसकी खंडपीठ है। ध्यान दीजिए, तो भारतीय हाई कोर्ट अधिनियम पास हुआ है। ये कब पास हुआ, ब्रिटिश शासनकाल में। भारतीय हाई कोर्ट अधिनियम, भारतीय हाई कोर्ट अधिनियम कब, सन 1861 में। अब जब यह अधिनियम पास हुआ, तो इसके आधार पर 3 जगह हाई कोर्ट बने। अब आप लोग बताइए कि एक तो प्रयागराज, दूसरे कौन कौन और अन्य 2 हैं उसको बताइएगा। तो सद्र दीवानी अदालत, ध्यान दीजिए नाम, सद्र दीवानी अदालत, तो आगरा में सर्वप्रथम शुरू हुआ। कहाँ पे, आगरा में। और यह कब था समय, 17 मई 1866 को, 17 मई 1866। अब आगे ध्यान दीजिएगा। और यह यूपी के लिए हाई कोर्ट यही लगभग प्रथम, मान के चलिए यही प्रथम स्थापित किया गया। कहाँ पे, आगरा पे। अब देखिए, तो यहाँ पे जो प्रथम जो कहते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर वाल्टर मॉर्गन। कौन थे, सर वाल्टर मॉर्गन। पूछा जाता है कि जो यूपी में प्रथम हाई कोर्ट स्थापित हुआ, उसके मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे, तो यह। अब देखिए, ये बात हुई आगरा जो हाई कोर्ट स्थापित हुआ, जो इसका नाम था सद्र दीवानी अदालत। अब ये प्रयागराज में कब आया, तो देखिए, प्रयागराज में सन 1869 में स्थानांतरित होके पहुँचा। कब पहुँचा, प्रयागराज में सन 1869 में। अब आप लोग बताइए कि सन 1869 में एक हमारे प्रमुख है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, या कहेंगे कि जिनको आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनके जन्म का सन 1869 है। अब सन ये है, तो आप लोग उनके दिवस भी जानते होंगे, 2 अक्टूबर। तो इस महत्वपूर्ण दिवस आप इससे भी जोड़ सकते हैं कि गांधी के जन्म के जो वर्ष था, उसी वर्ष में इलाहाबाद हाई कोर्ट बना। उसके पहले हाई कोर्ट कहाँ पे चल रहा था,
तो आगरा में है, फिर उस समय वहाँ पे स्थानांतरित होकर आया। तो इस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट की समस्त प्रक्रिया किस प्रकार से कहाँ से शुरू हुई, कहाँ स्थापित हुआ था और फिर किस जगह पे स्थानांतरित होके किस सन में आया, ये आपको भी बता दिए। और सन को याद करने का तरीका भी बता दिए कि गांधी जी के जन्म से जोड़कर उसको आप समझ सकते हैं। अब आगे आते हैं रानी महल। देखिए महत्वपूर्ण जो वहाँ की विरासत स्थल है उसको बताते चल रहे हैं। अब रानी महल का खासियत, यह रानी महल है तो किसके लिए, जोधा भाई आप लोग जानते होंगे, इसको जोधा भाई महल के रूप में जाना जाता है। अब यह महल जो जोधा भाई के महल के रूप में जाना जाता है, तो यह जोधा भाई थी कौन, तो ये एक राजपूत कन्या थी। अब किस जगह की राजपूत कन्या थी ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और इनका अकबर से किस प्रकार से वैवाहिक संबंध जुड़ा, ये कहानी भी आप लोग ध्यान से कहीं से भी इतिहास के जो पन्ने हैं उनसे खंगाल कर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब आगे लेके चलते हैं, आपको जो प्रमुख स्थल है उसका नाम है ऑल सेंट्स कैथेड्रल। क्या नाम है, ऑल सेंट्स, अब ऑल सेंट्स कैथेड्रल। अब ये जो प्रमुख है चर्च है, यहाँ पे आप जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम पूरे ब्रिटिश जो चर्च होता है वहाँ पे आ गए हैं। तो यह स्थान कहाँ है, सिविल लाइन में। यह चर्च कहाँ पे है, सिविल लाइन्स में। अब इस चर्च की खासियत क्या है कि यह पत्थर गिरजा घर के नाम से भी प्रसिद्ध है। किस नाम से, पत्थर गिरजा घर। यहाँ पे लोग मोमबत्तियाँ जलाकर अपनी मन्नतें मानते हैं और बहुत यहाँ पे शांति रहती है। यहाँ पे पर्यटक भी आते हैं और पर्यटक जब आते हैं तो उनके इस गिरजाघर में जाने का समय भी निश्चित रहता है। और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वास्तुकार कौन थे, इसको बनाने वाले थे कौन, तो विलियम इमर्सन प्रमुख वास्तुकार थे। अब जो विलियम इमर्सन वास्तुकार थे तो इन्होंने इसे बनाया कब, तो सन 1879 में। ध्यान दीजिए, ऑल सेंट्स कैथेड्रल चर्च है कहाँ पे, सिविल लाइन्स में। नाम प्रसिद्ध क्या है इसका, पत्थर गिरजाघर। और बनाने वाले कौन थे, विलियम इमर्सन। कब बनाए, 1879 में। तो आगे ये हुए प्रमुख जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं। अब आपको बताएंगे कि दर्शनीय स्थल, प्रयागराज के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं। अब दर्शनीय स्थल जब देखेंगे कि धार्मिक जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनको देखिए, धार्मिक जो हैं। अब इसमें प्रमुख आता है हनुमान मंदिर। ध्यान दीजिए, हनुमान मंदिर। अब इसकी प्रमुख खासियत है, अब जो लोग देखे होंगे गंगा तट के समीप है यह, और यह लेटी हुई प्रतिमा हनुमान जी की है। और इसकी एक और कहानी जो जनमानस में प्रचलित है कि यह मंदिर गड्ढे में है। अब आप लोग ये अनुमान लगाइए कि यह मंदिर गड्ढे में है। कहा जाता है कि जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन करने आए तो इन्होंने इससे जो प्रतिमा थी उसको निकालने का प्रयास किया, लेकिन ज्यों-ज्यों वो लोग इस प्रतिमा को निकालने का प्रयास करते गए त्यों-त्यों वह प्रतिमा धीरे धीरे और नीचे जाती चली गई। तो इसलिए कहा जाता है कि यह जो प्रतिमा है कहाँ पे है, गड्ढे में। जो लोग देखे होंगे वो जान रहे होंगे कि प्रतिमा यह कहाँ पे है, गड्ढे में। दूसरी प्रतिमा किस प्रकार है, तो लेटी हुई है। क्या किस चीज़ की विशेषता बता रहे हैं, हनुमान मंदिर की। और दूसरी चीज़ है कहाँ पे, संगम के निकट। ठीक, इसकी स्थिति कहाँ पे है, तो वहाँ पे जो लोग गए होंगे पर्यटन के लिए तो वो लोग जानते हैं। अब देखिए, इस हनुमान मंदिर के बारे में बात हो गई। अब जो संगम है उस संगम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि संगम की खासियत यह है कि जो गंगा और यमुना जो दोनों नदियां हैं यहाँ पे, उनकी आप लोग खासियत यह जानते होंगे। अगर जो लोग उस जलधारा को समीप से देखे होंगे तो गंगा का जो जल है, गंगा का जल श्वेत है। किस प्रकार है, श्वेत। और जो यमुना का जल है वो किस प्रकार का है, बताइए आप लोग, वो है हरा।
जो लोग बहुत ध्यान से देखेंगे वही अंतर कर पाएंगे कि गंगा का जो जल है वह श्वेत है और यमुना का हरा। तो इस प्रकार से संगम की यह विशेषता है। और संगम के बारे में हम पिछले जो वीडियो है उसमें जानकारी दे चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे। अब आगे जो वीडियो में बताएंगे कि यमुना का जो पुराणों में है कि यमुना, गंगा और सरस्वती यहाँ पे थी, और सरस्वती की उद्गम का स्रोत जो पुराणों में लिखा गया है वह क्या है। अब आगे आपको लेके चलेंगे कि आगे प्रमुख जो धार्मिक स्थल है वह क्या है। तो वह प्रमुख है शंकर विमान मंडपम। क्या है? शंकर विमान मंडपम। अब देखिए यह जो प्रमुख धार्मिक स्थल है यह है कहाँ पे, इसकी अवस्थिति क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखिए इसमें 4 मंजिलें, कितनी मंजिलें हैं? 4 मंजिलें। इस जो मंदिर बना गया है इसमें 4 मंजिलें हैं। और प्रमुख खासियत क्या है कि ये चारों जो मंजिलें हैं हर मंजिल में अलग अलग देवता हैं। ध्यान दीजिए मंदिर का नाम क्या है और 4 मंजिलें, चारों मंजिलों में अलग अलग देवता हैं। और है कहाँ पे? गंगा तट पर, संगम पर नहीं है, यमुना तट पर नहीं है, गंगा तट पर है। और इसकी ऊंचाई लगभग 40 मीटर है। ध्यान दीजिए ऊंचाई कितनी है। प्रमुख चीज़ ये याद रखिए कि 4 मंजिलें, चारों में अलग अलग देवता, और गंगा तट पर है। संगम पर अगर विकल्प में दिया गया है, कोई पूछा है कहाँ पे, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अगला है हनुमत निकेतन। अब हनुमत निकेतन मंदिर जो है यह सिविल लाइन में है। यहाँ काफ़ी लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और यह मंदिर किसको समर्पित है? हनुमान जी को। अब आया सरस्वती कूप। हनुमत निकेतन के बारे में आपको बताए, शंकर विमान मंडप के बारे में आपको लोग बताए। अब आया सरस्वती कूप। नाम से कुछ आप लोग अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि सरस्वती कूप। अब सरस्वती कूप की खासियत क्या है, इसको ध्यान दीजिए कि यह मंदिर जो है, जो मान्यता जो मानी गई है कि यहाँ कहा गया है कि यह जो सरस्वती नदी है उसके उद्गम का स्रोत माना गया है। तो यह मान्यता है। अब सरस्वती का उद्गम इतिहास क्या बताता है, पुराण क्या बताता है और पुरातत्व क्या बताता है, जो बताएगा उसको हमको वही मान के चलना है। तो यह मान्यता है कि यहाँ उद्गम का स्रोत है। और यह है कहाँ पे? तो किले के भीतर है। जो प्रयागराज किला है उसके भीतर है। ध्यान दीजिए इसकी अवस्थिति किले के भीतर। आगे है समुद्र कूप। ये हुआ सरस्वती कूप। आगे है समुद्र कूप। अब समुद्र कूप की खासियत आप लोग ध्यान से सुनिए। समुद्र कूप की खासियत यह है कि यह गंगा पार है। गंगा पार माने गंगा नदी को पार करके आप जाएंगे। कहाँ जाएंगे? झूसी में। झूसी के बारे में आपको बताए हैं कि यहाँ पे एक उल्टा किला है। उस किले के प्रमुख राजा कौन थे उसके बारे में बताएं। ठीक। और ये इसकी मान्यता क्या है कि इस समुद्र कूप की मान्यता यह है कि यह समुद्र का स्रोत माना जाता है। देखिए मान्यता है, हकीकत नहीं। और इसलिए यहाँ का जो जल है वह खारा है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को बताए हैं कि दर्शनीय स्थल में हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम, हनुमत। आगे आपको लेके चलते हैं मनकामेश्वर मंदिर। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। अगर प्रयागराज में है और मनकामेश्वर मंदिर नहीं घूमे हैं तो समझ लीजिए आप प्रयागराज का दर्शन ही नहीं किए हैं। जो यूपी सरकार का लोगो है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, उसी प्रकार मनकामेश्वर नहीं देखा तो प्रयागराज नहीं देखा। मनकामेश्वर मंदिर ध्यान से देखिए, मनकामेश्वर मंदिर। अब यह मंदिर किसको समर्पित है, इसकी विशेषता क्या है, क्यों यह इतना खास है, इसको ध्यान से सुनिए। तो यह यमुना तट पर है। ध्यान दीजिए तट कौन सा है मनकामेश्वर मंदिर का? यमुना तट। और जो यहाँ की खूबसूरती इस मंदिर को 4 चाँद लगाती है वो प्रमुख है कि इस मंदिर के चबूतरे पर खड़े होकर आप लोग यमुना के जो नज़ारा का दर्शन करते हैं वो शब्दों में बयां करने के लायक नहीं है। और दूसरी चीज़ इसकी विशेषता, जो मंदिर की प्रमुख विशेषता है, तो वहाँ की लोने वाला जो श्रृंगार किया जाता है। और दूसरी चीज़ जो शिव की दिव्य आरती होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ एक पर्यायवाची मिल गया, मनकामेश्वर है कहाँ पे? यमुना तट पर। और दूसरी चीज़ शिव की दिव्य आरती और लोने वाला श्रृंगार प्रमुख यहाँ की विशेषता है। और यह जो इसके चबूतरे पर खड़े होकर यमुना का नज़ारा
जो लोग निहारते हैं वो शब्दों में बयां करने वाली बात नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से मनकामेश्वर के बारे में हम आपको बताएं। आगे है प्रमुख स्थल शिवकुटी। ध्यान दीजिए, शिवकुटी। अब शिवकुटी यह किसको समर्पित है? शंकर जी को। और है कहाँ पर? गंगा तट पर। कहाँ पे? गंगा तट पर। और यह कहाँ पे है? यमुना तट पर। ध्यान दीजिए, इस प्रकार से प्रमुख जो शब्द हैं उनको हम लिखते चलते हैं। अब देखिए आगे आया भारद्वाज आश्रम। तो भारद्वाज आश्रम आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कि अगर नहीं जान रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। इसकी आश्रम और भारद्वाज ऋषि के बारे में हम ऐसे ऐसे फैक्ट आपके सम्मुख लेके आए हैं विभिन्न स्रोतों से निकाल कर कि NCERT, विकिपीडिया, तो उनसे आप लोग ये जान पाएंगे कि इनकी महत्ता क्या है और यह इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्यों सरकार इनके संरक्षण और इनकी जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उन पे क्यों इतना जोर दे रही है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। यह है कहाँ पे? कर्नलगंज इलाके में है। और कहा जाता है कि राम वनगमन काल में महर्षि भारद्वाज का यहीं पर आश्रम था। अब महर्षि भारद्वाज थे कौन? तो यह जो प्रमुख ऋषि हैं वाल्मीकि, उन्हीं के शिष्य थे। अब यह पता कैसे चला? तो वाल्मीकि रामायण एक लिखा गया है, उन्हीं में यह विवरण मिलता है कि भारद्वाज ऋषि जो हैं वो किसके शिष्य हैं? वाल्मीकि जी के। अब देखिए चरक संहिता, जो चरक संहिता लिखी गई है उसमें यह कहा गया है कि भारद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त किया। तो भारद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान किससे प्राप्त किया? इंद्र ऋषि से। और ऋक् तंत्र एक प्रमुख है जो पौराणिक उपलब्धि है, उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा, बृहस्पति और इंद्र, इन तीनों के बाद जो चौथे व्याकरण के प्रवक्ता हुए वो भारद्वाज ऋषि ही हुए। ठीक, और आगे आप यह जानिए कि इन्होंने, भारद्वाज ऋषि ने जो व्याकरण सीखा इंद्र से सीखा और धर्मशास्त्र जो सीखा वो भृगु ऋषि से सीखा। अब आप लोग जानिए कि भृगु ऋषि थे कौन, और आप लोग उनको कमेंट बॉक्स में करिए। अगर हम इनके बारे में बताएंगे तो यह काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम अपने टॉपिक से भटक सकते हैं। तो यह आप लोग बताइए। और एक प्रमुख जो कहानी है कि तमसा तट पर जो क्रोधवश किसी शिकारी ने क्रौंच जो पक्षी के जोड़े थे उनका वध किया था। तो उस समय ये भारद्वाज मुनि जी वाल्मीकि जी के साथ वहाँ पर उपस्थित थे। अब भारद्वाज के जो फैमिली या परिवार है उनके बारे में आपको बताएं तो इनके पुत्र थे द्रोण। कौन थे? द्रोण। और इनकी पुत्रियां थी गर्ग थी, इलविदा थी और कात्यायनी थी। और इनकी माता का नाम जो था वह ममता था। और इनके पिता कौन थे? वो बृहस्पति थे। आप लोग जानते हैं बृहस्पति कौन थे? देवताओं के राजा। अब आगे बताएंगे, आगे शुक्राचार्य भी आएंगे और आगे आएगा कुंभ। तो कुंभ में जो संपूर्ण कहानी हुई, कुंभ कैसे रचा गया, कुंभ का इतिहास क्या है, कुंभ का पुराण क्या है, उसके लिए आप लोग धैर्य बना के रखिए, आगे आएंगे। अब देखिए, तो इन्होंने जो भृगु ऋषि हैं इन्होंने सर्वप्रथम प्रयाग में आकर प्रयाग को बसाया था। तो इसलिए जो भारद्वाज ऋषि हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? प्रथम प्रयागवासी कहा जाता है। और जो ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है उसके छठे मंडल के दृष्टा ऋषि हैं वो भारद्वाज ऋषि ही हैं। और इनको समर्पित कितने मंत्र हैं? 765 मंत्र। और अथर्ववेद में भी इनके मंत्र हैं, वो कितने हैं? 23 मंत्र हैं। तो इनके बारे में संपूर्ण जानकारी जितनी हम बताए हैं, बार बार वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, यह आपके काम की बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए, और ये भारद्वाज ऋषि जो हैं इनको आयुर्वेद की पहले संरक्षक के रूप में जाना जाता है। ठीक, और ये जो भारद्वाज आश्रम है, ये जो प्रमुख आश्रम है इन्हीं से समर्पित होकर बनाया गया है। और किस लिए बनाए हैं कि बताए हैं कि इतिहास में राम वनगमन काल के समय यहाँ उनका आश्रम था, इसलिए उस स्थान पर बनाया गया है।
और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि भारद्वाज ने भारद्वाजेश्वर महादेव का यहाँ शिवलिंग स्थापित किया था। किस महादेव का? भारद्वाजेश्वर महादेव का यहाँ शिवलिंग स्थापित किया। और इस आश्रम में अन्य क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी मूर्तियाँ हैं? राम लक्ष्मण जी की मूर्ति है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है, सूर्य की, शेषनाग और नरवराह की प्रमुख मूर्तियाँ हैं। तो इतनी प्रमुख चीज़ें मनकामेश्वर मंदिर के बारे में बताए हैं, और आपको शिवकुटी के बारे में बताए हैं, और भारद्वाज आश्रम के बारे में बताएं। अब आपको बताएंगे कि अगली प्रमुख चीज़ क्या है, तो वह है नाग वासुकी मंदिर। ध्यान दीजिए, नाग वासुकी मंदिर। अब वासुकी को आप लोग जानते होंगे कि यह किस देवता का प्रमुख है? सर्प था। तो नाग वासुकी मंदिर है कहाँ पे? संगम के उत्तर में है, गंगा तट पर। ध्यान दीजिए, है कहाँ पे? गंगा तट पर, गंगा तट पर। और वह क्षेत्र कौन सा है? तो दारागंज है। कौन सा क्षेत्र? दारागंज। अब अन्य मूर्तियाँ इस मंदिर में किसकी रखी गई हैं? नागराजा की, गणेश पार्वती की, भीष्म पितामह की, और एक प्रमुख शिव मंदिर भी है। और इस मंदिर की प्रमुख विशेषता, यहाँ नाग पंचमी को बहुत बड़ा मेला भी लगता है। और जो भारद्वाज ऋषि के बारे में भी आप लोग को बताएं, एक चीज़ ख्याल आ गया, आप लोग सुन लीजिए कि जो तुलसीदास अपने रामायण की राम कथा का आरंभ करते हैं तो अपने इस प्रमुख चौपाई से करते हैं कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, पूजहि माधव पद जल जाता, परस अखय बहु हर्षित गाता। तो इस प्रकार से कहते हैं कि तुलसीदास भारद्वाज मुनि यहाँ पे आकर बसते हैं और उनको राम पद की पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। और वह माधव के जो बताए थे, जो एक पिछले वीडियो में, कि बेड़ी माधव जो यहाँ उनकी जो विष्णु का रूप है उनको, और अक्षय वट, परसी अक्षय वट है, तो उनके जो स्पर्श हैं, उनके जो समीप तपस्या करते हैं। तो यह भारद्वाज ऋषि का संपूर्ण आश्रम के बारे में जानकारी हुई। अब देखिए, इसके अलावा यहाँ पर एक प्रमुख चीज़ जो है वह है जवाहर प्लेनेटेरियम। क्या है? जवाहर प्लेनेटेरियम। अब इसकी खासियत देखिए, यह प्रमुख स्थल किस लिए है? तो यह 3D जो चीज़ें हैं उनके शोध के लिए बनाया गया है। तो यह यहाँ पे चीज़ें होती क्या हैं? खगोलीय और वैज्ञानिक जानकारी के लिए 3D संरचनाएं खोज की जाती हैं। और यह है कहाँ पर? आनंद भवन के बगल में है। अब देखिए, जो हम बताए थे आपको कि आपको बताएंगे कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की पिस्टल किस संग्रहालय में रखी गई है, तो वह आपको सुनने की बारी आ गई है कि किस जगह पर रखी गई है। तो वह जो स्थान है वह कौन सा है? इलाहाबाद संग्रहालय या प्रयागराज संग्रहालय। अब देखिए, इसकी खासियत क्या है इलाहाबाद संग्रहालय की? तो यह संग्रहालय है कहाँ पर? कंपनी बाग के अंदर में। अब कंपनी बाग आप लोग घूमे होंगे। और यह बना कब है? 1931 में, सन 1931 में। और देखिए, जो कौशाम्बी से प्राप्त अवशेष हैं, इस जो कौशाम्बी से प्राप्त जो कौशाम्बी जो प्रमुख है, मगध है साम्राज्य के समय प्रमुख है, क्या कहते हैं, महाजनपद था। तो उस समय से जो प्रमुख अवशेष यहाँ पे मिले हैं वो भी रखे गए हैं संग्रहालय में। बुद्ध की मूर्तियाँ रखी गई हैं, प्राचीन सिक्के भी यहाँ पे रखे गए हैं, जो पंचमार्क सिक्के हैं वो भी रखे गए हैं, कुषाण कालीन गुप्त कालीन सिक्के भी रखे गए हैं, मुग़ल कालीन सिक्के रखे गए हैं, और रूसी चित्रकारों की पेंटिंग रखी गई है, मुग़ल चित्रकारों की पेंटिंग रखी गई है, और साथ साथ ब्रिटिश चित्रकारों की भी पेंटिंग रखी गई है। और देखिए, यहीं पर जो बताए हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्टल, चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रमुख पिस्टल रखी गई है, जिससे उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों कौन बेबरनाट और विश्वेश्वर सिंह
से लड़ते हुए यहाँ पर अपने शहीद हुए उन्होंने, और उनकी पिस्टल इसी संग्रहालय में रखी गई है। और इसी स्थान पर महादेवी वर्मा और राम कुमार वर्मा के हस्तलिखित कुछ अभिलेख भी रखे गए हैं। अब देखिए, इसके अलावा एक पब्लिक लाइब्रेरी है, और वह कहाँ पे है, वह भी कंपनी बाग में है, अंग्रेज़ों के समय का वह भी है। और ध्यान दीजिए, पब्लिक लाइब्रेरी जो है यूपी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और सबसे प्राचीन है। और इस पब्लिक लाइब्रेरी की खासियत क्या है, रोमन नक्काशी की गई है। क्या चीज़ की गई है, रोमन नक्काशी। आगे है, पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में आपको बताए हैं, पब्लिक लाइब्रेरी। अब आगे जो प्रमुख स्थल है उसका नाम क्या है, चौक घंटा घर। ध्यान दीजिए, क्या नाम है, चौक घंटा घर। तो इसकी खासियत ध्यान से सुनिए, क्या है कि इसमें एक घड़ी टावर, क्या है, घड़ी टावर, घड़ी टावर है। अब यह घड़ी टावर मुगल काल के समय का, और ध्यान दीजिए, इसको संरक्षित लगभग 1913 से किया गया, और यह रोमन नक्काशी का प्रमुख नमूना है, और भारत के सबसे पुराने बाज़ारों में से भी यह एक है। और ध्यान दीजिए, लखनऊ के बाद यह दूसरा बड़ा घड़ी टावर है। इतनी चीज़ों को आप लोग जानें। अब आगे है त्रिवेणी पुष्प। अब त्रिवेणी पुष्प जो है अरैल क्षेत्र में। अब अरैल क्षेत्र है कहाँ पे, तो यह है यमुना तट पर लगभग 10 किलोमीटर दूर पर है, और धार्मिक के केंद्र के रूप में इसको अन्य नाम की जो अलकापुरी नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर है। जो यहाँ पे चीज़ें हैं उसको ध्यान से सुनिए, यह अन्य जगह पर भी है, तो आप लोग उससे कहेंगे कि यह मंदिर यहाँ पे है, वैसे स्थान है, लेकिन वह हकीकत में बनाया नहीं गया है। तो जो चीज़ें आपको बताते हैं, राम जन्मभूमि मंदिर, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, और एक बड़ा सा गुंबद है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। कौन सा स्थान है, त्रिवेणी मंदिर। ठीक, इलाहाबाद के जो प्रमुख धार्मिक स्थलें हैं, हर स्थलों के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हमसे छूट रही हैं उनको हम समेटते हुए भी चल रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हम नहीं बता पा रहे हैं उसको आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो सकता है कोई महत्वपूर्ण चीज़ हमसे छूट सकती है। तो ध्यान दीजिए, हर अध्यापक अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे तो हमारे इस जो पढ़ाने के तरीके हैं और हमारे जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, तो उससे आप एक जो तटस्थता है उसको आप मेंटेन करके चलेंगे। तो अन्य जो प्रमुख स्थल हैं आप लोगों को बता दे रहे हैं, आप उनको खोजिए, उनकी प्रमुखता क्या है, उनकी विशेषता क्या है। तो त्रिवेणी पुष्प के बारे में बताएं, पुष्प विहार है, सोमेश्वर नाथ मंदिर है, श्रीवाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, चक्र माधव मंदिर है, आदिवेणी है, माधव मंदिर है, नृसिंह मंदिर है, महर्षि महेश योगी आश्रम मंदिर है, वल्लभाचार्य जी की बैठक, फलाहारी बाबा आश्रम मंदिर, सच्चा बाबा आश्रम। तो ये जो प्रमुख और अन्य भी हैं जो हम बहुत कोशिश करके लाए हैं, अन्य जो छूट रहे हैं आप लोग उनको ज़रूर रिकॉल करिए, कमेंट भी करिएगा। और देखिए, जो मंदिर हैं उनको आप लोग एक बार गूगल करके या उनके शब्दों को आप लोग तोड़ करके ध्यान दीजिए, तो उससे आप यह पता कर पाएंगे कि यह मंदिर किस इष्ट देवता को समर्पित। जैसे चक्र माधव हुआ, तो इनके शब्दों से आप पकड़िए किनका मंदिर। सोमेश्वर नाथ, तो इनके शब्दों से सोमेश्वर किसको कहा जाता है। अब आगे है नृसिंह। अब नृसिंह किसको देवता को किस प्रकार से वर्णन किया गया है, तो इससे आपको सहूलियत होगी। अब देखिए, इलाहाबाद दो प्रमुख नदियां हैं, तो पक्के घाट भी हैं नदियों के किनारे और कुछ कच्चे घाट हैं। तो सर्वप्रथम आपको कच्चे घाट के बारे में बता देते हैं। तो लगभग 100 से अधिक कच्चे घाट हैं। तो उनके नाम या उनकी विशेषता अभी उतनी चर्चित या कहीं उल्लिखित नहीं है। स्थानीय लोग जानते होंगे, लेकिन किताबों में या कहीं अन्य स्थानों पर उतना वर्णन नहीं किया गया है। तो जो प्रमुख पक्के घाट हैं हम उनको आपको बताते चलते हैं। तो सरस्वती घाट प्रमुख घाट करके है, और यह है कहाँ पर, यमुना तट पर। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, बोटिंग, यहाँ पर जो बोटिंग की जाती है, स्केटिंग की जाती है, उसकी प्रमुख सुविधाएं यहाँ पर हैं, और विभिन्न प्रकार के जो खेल आयोजन होते हैं। अरैल घाट यमुना पर ही है, यह प्रयागराज का सबसे बड़ा घाट है। और अन्य प्रमुख घाट जो हैं, संगम घाट, बलुआ घाट, बरगद घाट, बोट क्लब घाट, रसूलाबाद घाट, छतनाग घाट,
शंकर घाट, दशाश्वमेध घाट, गऊ घाट और जो किला घाट, नेहरू घाट, चंद्रशेखर आज़ाद घाट। जो चंद्रशेखर आज़ाद घाट है यह कहाँ पर है? फाफामऊ में। और कुरेसर घाट और श्रृंगेरपुर घाट। अब श्रृंगेरपुर शब्द आया तो आप लोग इसकी जानिए, एक बार गूगल करिए, आप उसकी जानकारी इकट्ठा करिए और किस लिए महत्वपूर्ण है और पौराणिकता क्या है, धार्मिक महत्व क्या है, उस पर आप लोग काफ़ी गौर कर पाएंगे। और जो अरैल घाट यमुना तट पर है तो क्या बताए थे? सबसे बड़ा प्रयागराज का यही घाट है। और दूसरी चीज़, यहाँ एक ऐतिहासिक प्लाजा बनाया गया है। तो क्या कौन सा चीज़ है? जो प्लाजा है किस लिए बनाया गया है? ऐतिहासिक प्लाजा है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं उसको उस दृष्टि के हिसाब से बनाया गया है। अब देखिए, अब आया कुंभ मेला। अब जो प्रयागराज का कहते हैं ना धड़कन, कुंभ मेला। अब देखिए कुंभ मेला, हम आपको कुंभ मेले की समस्त जानकारी देंगे, हर पहलू पर आपको लेके चलेंगे। जो पहलू हमसे छूटेगा उसके लिए क्षमा, और उसको हमें याद कराने के लिए आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो सबसे पहले कुंभ मेले की खगोली जो जानकारी है उसको हम आपको बताएंगे। तो कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन यह प्रारंभ होता है। अब मकर संक्रांति क्या होता है? तो जब सूर्य चंद्रमा वृश्चिक राशि में, किस राशि में? सूर्य चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेघ राशि में प्रवेश करता है। तो इस समय जो योग बनता है तो उस समय कुंभ स्नान योग होता है। अब देखिए इसकी जो योग बनता है उसकी मान्यता क्या है? आप लोग इसकी मान्यता जानेंगे तो आप कहेंगे वाह कितना अच्छा यह योग बनता है। इस दिन जो पृथ्वी से, इस दिन उच्च लोकों के द्वार खुल जाते हैं। पृथ्वी से इस योग दिन पर उच्च लोकों के द्वार खुल जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो स्नान किया रहता है उसकी जब मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सीधे देवलोक तक चली जाती है। और दूसरा क्या है? यहाँ स्नान से स्वर्ग दर्शन का सुख मिलता है। अब आप लोग कहेंगे कि मरने के बाद स्वर्ग दर्शन होता है, तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने पर स्वर्ग दर्शन का सुख मिलता है। अब जो कुंभ नाम है, अब यह कुंभ नाम प्रमुख इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कुंभ को क्या कहते हैं? घड़ा कहते हैं, सुराही कहते हैं, बर्तन कहते हैं। और देखिए कुंभ मेला जो प्रमुख है इसको अमरत्व का मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमरत्व का मेला। ध्यान दीजिए, अमरत्व का मेला। अब देखिए मान्यताएं आपको बता रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि यहाँ स्नान करने से कोई अमर हो जाता है। यह मेला बहुत दिनों से लग रहा है, कई शताब्दियों से, कई पीढ़ियों से, तो सभी लोग तो अमर नहीं हुए। अब इसकी ज्योतिषी जो महत्व है उसको आपको बताएंगे कि संक्रांति के फलस्वरूप हर की पौड़ी के पास जो ज्योतिष जो अपने इस संपूर्ण कुंभ के विषय में जानकारी देते हैं कि संक्रांति के फलस्वरूप हर की पौड़ी, अब जो हम गंगा के ऊपर एक वीडियो बनाए हैं इस चैनल पर है, उसमें आप लोग देखिएगा कि हर की पौड़ी उसकी ऐतिहासिकता क्या है, बनवाया किसने है, पौड़ी किसे कहते हैं, वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिए कि हर की पौड़ी के पास गंगा का जल अमृतमय औषधीकृत हो जाता है। किस समय? इस संक्रांति के समय। किस अनुसार? ज्योतिष के अनुसार। हर की पौड़ी के पास गंगा जल जो होता है वह औषधीकृत हो जाता है और वह अमृत के समान हो जाता है। तो इस प्रकार, और इसकी आध्यात्मिक महत्व क्या है इस कुंभ मेले की? कहा जाता है कि इसमें दर्शन से, जो स्नान करने से लोगों की एकाग्र क्षमता और ध्यान साधना अपार क्षमताओं से भर जाती है। तो आपको क्या क्या महत्व बताएं? खगोल महत्व बताएं, ज्योतिष महत्व बताएं, आध्यात्मिक महत्व बताएं। अब इस पे आते हैं, इस मेले की पौराणिकता क्या है। अब पौराणिकता यह है कि दुर्वासा ऋषि जो बहुत क्रोधी ऋषि माने जाते हैं, उनके श्राप से इंद्र, जो उनके श्राप हुआ कि उनके श्राप से इंद्र को जो श्राप मिला कि वो और देवताओं से और जो राक्षसों का आपस में लड़ाई हुई तो इंद्र उसमें हार गए। जब इंद्र हार गए तो देवता इंद्रलोक पर चढ़ाई करने के लिए गए और इंद्र जो गद्दी थी उनकी, उस गद्दी को हथियाने के लिए इंद्रपुरी की तरफ कूच किए। तो इंद्र को यह समझ में आया
कि यह समस्या अब जटिल हो गई है, इसको लेके चलते हैं किसी दूसरे देवता के पास सुलझाने के लिए। तो ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी ने उनको साफ शब्दों में मना कर दिया कि यह हमारे क्या कहते हैं कि बस में, या आप लोग वर्तमान स्वरूप में कहते हैं कि सिलेबस में नहीं है। तो उन्होंने उसको रेफर कर दिया किसके पास, विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी ने क्या किया, सबकी जो संपूर्ण वृत्तांत थी उन्होंने सुना। अब सुनने के बाद उन्होंने यह बताया कि अगर आप लोग जीत गए हैं तो चलिए समुद्र मंथन साथ में मिलकर किया जाए, और उसमें प्रमुख अमृत घड़ा है, उस अमृत घड़े को निकाला जाए, और आप लोग जीते हैं तो आप लोग अमृत पान करिए और हमेशा के लिए अमर हो जाइए, और देवता आपकी हमेशा के लिए गुलामी करेंगे। तो यह बात जब हुई तो सभी राक्षस खुशी हुए और सब लोग मिलकर उस समुद्र मंथन के लिए गए। और उस समुद्र मंथन में जो पर्वत डाला गया मंथन के लिए, आप लोग माठा मारते होंगे, उसमें जो खैलर कहते हैं, तो उस खैलर को किस पर्वत को, अब सोचिए कि इतना बड़ा समुद्र और समुद्र मंथन के लिए जो खैलर डाला गया, खैलर कहते हैं, अगर गलती हो रही हो तो आप लोग हमें माफ़ करिएगा, तो किस पर्वत को खैलर बनाया गया। और जो रस्सी होती है, देखे होंगे आप लोग, उस रस्सी को एक सर्प, बहुत बड़े सर्प को बनाया गया। तो उस सर्प का क्या नाम था, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि वह सर्प कौन था और वह खैलर कौन सा प्रमुख पर्वत था। तो जब समुद्र मंथन हुआ, तो जब अमृत घड़ा निकला और उसमें से प्रमुख चीज़ें निकली हैं, उसको आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या उसको कहीं ढूंढ कर खोज कर आप लोग लिखिए। तो जब निकला तो उस अमृत पान के लिए सब में युद्ध हो गया, राक्षस उस अमृत को लेकर भागने लगे। तो विष्णु ने विश्व मोहिनी का रूप बनाकर उस जो समुद्र से निकला अमृत था उसको अपने पास लिया। लेकिन इसके पहले क्या हुआ कि जब निकला तो इंद्र के इशारे पर इंद्रपुत्र जो थे जयंत, वह अमृत कलश लेके भागे, और इस जो लड़ाई हुई अमृत कलश को पाने के लिए, तो 4 प्रमुख जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी। तो प्रमुख जो स्थान पर गिरी तो उसमें से एक प्रमुख स्थान प्रयागराज, बाकी 3 स्थान उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। तो इस प्रकार से इन प्रमुख स्थलों पर यह कुंभ मेला लगने का आयोजन प्रारंभ हुआ। अब देखिए, ये जो समस्त लड़ाई हुई देवताओं और राक्षसों में अमृतपान करने के लिए, तो यह 12 दिनों तक चला। अब इन 12 दिनों के बाद फिर आगे विश्व मोहिनी विष्णु जी का रोल आता है। अब आगे वो क्या करते हैं उस कहानी को आप लोग जानते होंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो 12 दिनों तक जो युद्ध चला, तो यह मानवों के 12 वर्ष के समान माना जाता है, और इस प्रकार 12 कुंभ लगते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक पर केवल 4 कुंभ लगते हैं, और शेष 8 देवलोक में कुंभ लगते हैं, जो मनुष्य के बस के बाहर की चीज़ है। तो इस प्रकार से कितने कुंभ लगते हैं, कहाँ लगते हैं, तो ये हुआ। अब इस कुंभ मेले में प्रमुख जो अवसर होते हैं या दिन कहते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो प्रमुख है मकर संक्रांति अवसर, पौष पूर्णिमा, एकादशी, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, रथ सप्तमी, माघी पूर्णिमा, भीष्म एकादशी और महाशिवरात्रि। तो यह कुंभ मेले के बारे में समस्त जानकारी हम आपको दिए हैं। अगर तेज़ हम बोल रहे होंगे तो आप लोग स्पीड स्लो कर लीजिएगा, और दूसरी चीज़ अगर कम स्पीड होगी तो उसको आप लोग फास्ट कर लीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो बार बार देखिए। अब आगे आते हैं कि इलाहाबाद के प्रमुख पार्क कौन कौन से हैं। तो ये हुआ कुंभ मेला के बारे में जानकारी। आगे है प्रमुख पार्क। अब देखिए, इलाहाबाद के या प्रयागराज के प्रमुख पार्क कौन कौन से हैं। तो पहला है कंपनी बाग। कंपनी बाग किसके द्वारा बनाया गया है, अंग्रेज़ों के द्वारा। यह है कहाँ पे, शहर के बीचों बीच। और दूसरी चीज़, इस कंपनी बाग में है क्या क्या, तो एक स्टेडियम है, एक पुस्तकालय है, और एक नर्सरी है, एक विश्वविद्यालय है, और प्रयागराज संगीत समिति। बहुत परीक्षाओं में पूछता है कि प्रयाग संगीत समिति है कहाँ पर, किस पार्क में है, और दूसरी चीज़ कि इसमें और समस्त चीज़ें कौन कौन से हैं उनका वर्णन कीजिए, किसके द्वारा बनवाया गया था, किस समय का है, तो यह बहुत ज़रूरी है। और आगे है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल। अब विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में आप लोग जानिए।
इसकी प्रमुख खासियत क्या है, यह कंपनी बाग के ही है, अभी भी इसमें सफ़ेद संगमरमर से यह बना हुआ है। और इसमें क्या है, मिंटो पार्क है, नेहरू पार्क है, भारद्वाज, और प्रमुख जो स्थल हैं प्रयागराज में, भारद्वाज पार्क है, हाथी पार्क है, और पीडी टंडन पार्क है। ठीक, पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी टंडन पार्क कहते हैं। खुसरो बाग है, जहाँ यह खुसरो बाग आप लोग जानिए कि यह किसके नाम पर पड़ा है, तो जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, उन्हीं के नाम पर तो अकबर सॉरी, यहाँ पे 3 प्रमुख मकबरा है, और 2-3 प्रमुख मकबरा है। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय या अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर मन्नतें मानते हैं, और इसमें बीच बीच में अमरूद के बगीचों की खेती की जाती है, और जो निर्यात भी किया जाता है। तो इस प्रकार से समस्त बागों के बारे में हम बताए हैं। हम आपको पार्कों के बारे में, ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताए हैं, और अन्य चीज़ों जो प्रयागराज से महत्वपूर्ण है उसको भी बता दिए। अब आते हैं कि प्रयागराज का शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, और जो प्रमुख यहाँ की अन्य चीज़ें हैं उनको आपको बताते चले हैं। तो ध्यान से सुनिए, प्रयागराज शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहा जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड। अब यहाँ पे प्रमुख जो विश्वविद्यालय हैं उनको हम बता दे रहे हैं, आप लोग लिखते चलिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, दूसरा प्रमुख जो विश्वविद्यालय है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगली जो प्रमुख विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है, इलाहाबाद एग्रीकल्चर संस्थान, यह डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसे दिया गया है। अगला जो है नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, यह है कहाँ पर, जमुनापुर कोटवा में है। और अगला जो विश्वविद्यालय है इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय सिविल लाइंस प्रयागराज। और अगला जो है यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक, तो यह हुआ। और इस इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं, तो MNIT है, जिसको कहते हैं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। और IIIT है, भारतीय राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, यह है कहाँ पे, देवघाट झलवा में है। आगे है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर फिजिक्स से संबंधित अनुसंधान या रिसर्च किए जाते हैं, और गणित संबंधी जो सांख्यिकी उस पर शोध किया जाता है। अगला है बिट्स पिलानी, आप लोग जानते हैं इन टेक्नोलॉजी का विस्तारित रूप यहाँ पर है, किसका, बिट्स पिलानी का। अब उद्योग के क्षेत्र में देखिए इलाहाबाद का क्या क्या नाम है, तो यहाँ पे शीशा और तार के कारखाने पाए जाते हैं। ठीक, और यह प्रमुख रूप से नैनी और फूलपुर के इलाके में बृहत्तर रूप में है। और अरेवा T&D इंडिया, यह जो बहुराष्ट्रीय कंपनी अरेवा समूह का यहाँ पर एक प्रखंड है, अरेवा T&D इंडिया। और देखिए BPCL जो भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड है, उसका भी यहाँ पर एक प्रमुख प्रभाग है। और ITI जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज है, उसका भी एक प्रमुख उद्योग यहाँ पर लगाया गया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी निर्माण प्रखंड यहाँ पर है। और हिंदुस्तान केबल्स की फैक्ट्री का जो एक प्रमुख क्षेत्रीय कारखाना भी यहाँ पर है। और त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर स्थापित किया गया है। और ITSL भारत निर्माण निगम की एक गौण इकाई भी यहाँ पर लगी हुई है। TSL त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड की निर्माण, भारत निर्माण निगम की इकाई। इफ़को फूलपुर में जो यूरिया बनाने का प्रमुख कारखाना है यहाँ पे लगाया गया है। इफ़को का पूरा नाम क्या है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक, और राहत इंडस्ट्री आप लोग जानते हैं, यह नूरानी तेल बनाता है, जो दर्द और जो चर्म रोग है उसके लिए बहुत प्रमुख है। कौन सी इंडस्ट्रीज, राहत इंडस्ट्रीज। कौन सा तेल बनाता है, नूरानी तेल। यह है कहाँ पर, नैनी में है। अब आगे आता है कि यहाँ पर JP समूह और NTPC मिलकर 3 प्रमुख विद्युत परियोजनाओं पर कार्य कर रही हैं, जो मेजा में हैं और बारा में हैं और करछना में है। ठीक, अब खेल के बारे में इलाहाबाद के जो समस्त जानकारियाँ हैं उनके सामने हम आपको सामने ला रहे हैं उसके बारे में। तो झलवा में खेल गांव है, जहां पर ट्रेनिंग या विश्व स्तरीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है।
अब देखिए आप लोग ध्यानचंद जी को जानते हैं, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। अब इनका जन्म कब हुआ? तो 29 अगस्त सन 1906। कब? 29 अगस्त 1906। तो 29 अगस्त को भारतीय खेल दिवस के रूप में हॉकी, जो भारत का प्रमुख खेल है, राष्ट्रीय खेल, इनके जन्म दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। और यह जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद थे, इनकी जन्मस्थली प्रयागराज, और इन्होंने लगातार 3 ओलंपिक में स्वर्ण जीते हैं। कौन कौन से ओलंपिक में? एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में, लॉस एंजल्स ओलंपिक 1932 में, और बर्लिन ओलंपिक सन 1936 में। अब बर्लिन ओलंपिक 1936 में जो ये जीते थे, तो उस समय वहाँ का जो जर्मनी बर्लिन है, वहाँ का शासक कौन था? हिटलर था। तो उन्होंने जब ये खेल अपनी आंखों से देखा, तो उन्होंने खेल समाप्त होने के बाद मेजर ध्यानचंद जी के हॉकी को तुड़वा दिया, बोला कि इसमें चुंबक लगाया गया है। और उन्होंने जब यह पता किया कि इसमें कुछ नहीं है, तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ, और बाद में उन्होंने ध्यानचंद जी को अपने देश की तरफ से खेलने के लिए ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। अब देखिए आप लोग क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को जानते होंगे, तो भी इलाहाबाद से संबंधित है। बैडमिंटन खिलाड़ी अभिन्न श्याम गुप्ता, वो भी यहीं से संबंधित हैं। तो देखिए ये हुए खेलों के बारे में जानकारी, प्रयागराज के बारे में। अब आगे बताते हैं आपको। यहाँ पर 11 प्रमुख ये रेलवे स्टेशन हैं, तो उनके नाम कौन कौन से हैं? प्रयागराज जंक्शन, रामबाग, प्रयागराज संगम, प्रयाग स्टेशन, नैनी जंक्शन, छिंकी, दारागंज, सूबेदारगंज, बमरौली, फाफामऊ जंक्शन, झूसी, अटरामपुर, लाल गोपालगंज। अब देखिए 3 रोडवेज स्टेशन हैं, लीडर रोड स्टेशन, सिविल लाइंस और जीरो रोड। तो लीडर रोड के जो स्टेशन है, वहाँ से किस किस शहरों के लिए गाड़ियाँ छूटती हैं, बसें? कानपुर के लिए, आगरा के लिए, दिल्ली के लिए। जो सिविल लाइन है, वहाँ से किस किस प्रमुख शहरों के लिए छूटती हैं? लखनऊ, फैजाबाद, जौनपुर, गोरखपुर आदि के लिए। और जीरो रोड से रीवा, सतना, खजुराहो, मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिए। अब देखिए यह प्रमुख जो इलाहाबाद शहर या इलाहाबाद क्षेत्र 7 प्रमुख प्रधानमंत्रियों से संबंधित रहा है। अब किस प्रकार संबंधित रहा है? वे या तो यहाँ पर पढ़े हैं, या तो यहाँ पर उनका कार्य क्षेत्र रहा है, या उनका यात्रा या जो भी चीज़ें, या निर्वाचन क्षेत्र रहा है। तो वो प्रमुख 7 कौन कौन से हैं? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा, बीपी सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस प्रकार से हम प्रधानमंत्रियों के बारे में जो यहाँ से संबंधित है, उनके बारे में जानकारी दी है। दोस्तों देखिए हम अपने चैनल को प्रमोट भी करते चलें। अगर हम इतना काफ़ी आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी यह भी जिम्मेदारी है, और साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें। आगे बढ़ाने में मदद कैसे कर सकते हैं? अन्य लोगों से, जो प्रमुख आपके हों, जो साथी हों, जो या पढ़ने वाले हों, जो आप लोग समझते हो कि यह देखकर उनको फ़ायदा होगा, तो उनको आप लोग यह कहिए कि यह चैनल महत्वपूर्ण है पढ़ाई के क्षेत्र में। अभी वर्तमान स्वरूप में किस प्रकार से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत जल्द, और आप लोगों के सहयोग से। और उनको बोलिए कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ लिखिए। अच्छा है तब भी लिखिए, बुरा है तब भी लिखिए, पढ़ाने का तरीका अच्छा है तब भी लिखिए। जो चीज़ें अच्छी लगे वो भी आप करिए। इससे हमारा हौसला अफजाई होगा, और हम आगे अन्य वीडियो भी लेके आएंगे। और जिस चीज़ पे आप पढ़ना चाहते हो, जिस प्रमुख मुद्दे पर, जिस प्रमुख चीज़ों पर जो जानकारी आपको कठिन लगती हो पढ़ते समय, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम आपके प्रत्येक कमेंट का अच्छे से अध्ययन करते हैं, और उस पर आगे उसी रणनीति से आगे वीडियो लेकर आते हैं। तो आपको बताते चलें प्रयागराज के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके विषय में। तो यहाँ पर प्रमुख जो व्यक्तित्व हुए, उनमें से प्रमुख हुए हैं मदन मोहन मालवीय। ये थे क्या? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आगे आए फिर मोतीलाल नेहरू, ये कौन थे? तो वकील थे, राजनीतिज्ञ थे। फिर उपेंद्र नाथ अश्क थे, तो ये क्या? उपन्यासकार। आगे अकबर इलाहाबादी उर्दू कवि थे। अमिताभ बच्चन अभिनेता थे। इंदिरा गांधी सब लोग जानते हैं प्रधानमंत्री थी। जगदीश गुप्ता कवि थे, कलाकार थे, इतिहासकार थे। और जवाहरलाल नेहरू आप लोग जानते हैं प्रधानमंत्री थे। धर्मवीर भारती आप लोग जानते हैं लेखक थे। ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी थे। पुरुषोत्तम दास टंडन राजनीतिक थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। फिराक गोरखपुरी उर्दू कवि थे। मणिंद्र अग्रवाल कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। और आगे महर्षि योगी
आध्यात्मिक गुरु थे। राजेंद्र कुमार क्या थे? साहित्यकार, आलोचक, समाजशास्त्री थे। हरिप्रसाद चौरसिया शास्त्रीय वादक थे। हरिवंश राय बच्चन कवि थे। और ये कौन थे? अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। हरिश्चंद्र कौन थे? भौतिक शास्त्री थे। अब आगे महर्षि योगी आध्यात्मिक गुरु, महादेवी वर्मा कवियत्री लेखिका, मुरली मनोहर जोशी आप लोग वर्तमान में जान रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री थे। मोहम्मद कैफ पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी थे। मृगांक सूर तंत्रिका वैज्ञानिक थे जो इलाहाबाद से संबंधित। राम कुमार वर्मा हिंदी के प्रमुख कवि। विभूति नारायण लेखक थे। बीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे। BN खरे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। सुभा मुदगल गायिका थी। किस क्षेत्र की? हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की। और पंत और निराला आप लोगों से अछूते नहीं हैं, ये दोनों हिंदी के प्रमुख जाने माने साहित्यकार हैं। और इस प्रकार से हम प्रयागराज के बारे में समस्त जानकारियों को छोटे से वीडियो में समेटने का भरसक प्रयास किए हैं, लेकिन आप लोग बखूबी जानते हैं कि इतने कम समय में इलाहाबाद को शब्दों में बयां करना असंभव है। तो जो भी चीज़ें आपको प्रस्तुत की गई हैं आप लोग उससे लाभान्वित हों, यही हमारा उद्देश्य है। और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। जय हिंद।